बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है ये चैप्टर 10 का पार्ट 4 है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है ना ये पार्ट इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो है ना इसके सिलेबस के लिए ये जो है ना पार्ट शामिल है। तो पार्ट 4 जो है ये बेसिकली डिस्कस करता है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में, कि आपने टैक्स को कलेक्ट किस तरह से करना है या फिर रिकवरी किस तरह से करनी है। तो लॉ इस बारे में क्या कहता है कि किसी टैक्स पेयर से आपने टैक्स जमा किस तरीके कार से करवाना है। अगर वो जमा नहीं करवाता तो उसके लिए लॉज के अंदर क्या प्रोविजंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 10 के पार्ट 4 का सेक्शन 137, ये सबसे पहले बात करेगा आपके पास ड्यू डेट के बारे में, कि आपने टैक्स की जो पेमेंट करनी है उसकी ड्यू डेट के बारे में ये डिस्कस करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दो बातें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो होता है कि आपने टैक्स जो है ना वो पे करना, तो टैक्स ऑन रिटर्न जो आप अपनी इनकम टैक्स की जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं उसके अंदर जो टैक्स जनरेट होता है आपका वो एडमिटेड टैक्स कहलाता है, और जो है ना उसके लिए ड्यू डेट क्या है। फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर आपकी कोई असेसमेंट हो जाती है अथॉरिटी से, कमिश्नर या किसी भी और अथॉरिटी के पास अगर आपकी कोई असेसमेंट हो जाती है, तो उस सूरत में जो टैक्स जनरेट होता है उसके लिए क्या जो है ना प्रोसीजर है, उसको आप जमा किस तरीके से करवा सकते हैं, या फिर उसके लिए आपको के लिए टाइम पीरियड कितना, कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस टैक्स को जमा करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो सेक्शन 1 इसका है, सब सेक्शन 1 वो कहता है कि टैक्स शैल बी ड्यू ऑन ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। यही बात कर रहा हूँ कि आप जब अपनी इनकम टैक्स की जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस रिटर्न को फाइल करने के बाद जो टैक्स जनरेट होता है वो टैक्स जनरेट के लिए आपके पास वही डेट होती है कि जिस डेट को आप यानी कि जमा करवाएंगे तो आपका वो रिटर्न जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होती। तो ये तो यानी कि ना ये तो अब टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने अपनी रिटर्न सबमिट करनी है तो उसके लिए जो है ना उसके लिए क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले टैक्स पे करेगा तो ही जाके अपनी रिटर्न जो है ना सबमिट कर सकेगा। सबसे पहले तो ये जो है ना बात है सब सेक्शन 1 के अंदर। फिर अगर हम बात करें सब सेक्शन 2 की, तो सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो अगर आपके पास कोई टैक्स पेएबल है अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर और एन अमेंडेड असेसमेंट, तो फिर आप जो है ना विद इन 30 डेज़ के लिए आपके पास टाइम लिमिटेशन होती है, टाइम फ्रेम होता है। वो कहता है कि अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है रिटर्न फाइल करने के बाद, जब आपका कह लें कि ऑडिट तब स्टार्ट होता है, आपकी रिटर्न का जो है ना वो डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है और जहाँ पे उनको डिपार्टमेंट फील करता है कि ये जो है ना कोई अमाउंट जो है ना इस अमाउंट के अंदर गड़बड़ है, तो उस अमाउंट की क्लैरिफिकेशन लेने के लिए या उस अमाउंट को की जस्टिफिकेशन लेने के लिए उस पर्सन का जो है ना वो ऑडिट किया जाता है। उस ऑडिट प्रोसीडिंग्स के बाद अगर टैक्स पेयर अपना जो है ना कि यानी अपना वर्जन जो है ना या अपना स्टांस प्रूव करने में जो उसने रिटर्न के अंदर जो है ना एक्सपोज किया होता है अपना या कि डिस्क्लोज़ किया होता है, उसको वो जो है ना कह ले कि प्रूव करने में नाकाम हो जाता है, तो फिर उसकी जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना उसके ऊपर इम्पोजिशन होती है, टैक्स की इम्पोजिशन होती है। तो इस सूरत में होता ये है कि फिर जो है ना आपको जो है ना एक ऑर्डर किया जाता है कि असेसमेंट ऑर्डर उसको कहते हैं, या फिर उस ऑलरेडी असेसमेंट को फिर अमेंड किया जाता है, यानी कि फर्दर उसका जो है ना कह लें कि उसका ऑर्डर किया जाता है। तो तब जाके जो है ना आपके ऊपर जो टैक्स जनरेट होता है वो एक स्पेसिफाई फॉर्म के ऊपर जो है ना वो चालान जनरेट करके दिया जाता है, या फिर जो है ना नोटिस दिया जाता है, और वो नोटिस जो दिया जाता है उस नोटिस की सर्विंग के 30 दिन बाद, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है ना अपना टैक्स जमा करवाएंगे। असेसमेंट या अमेंडेड असेसमेंट की सूरत में जो आपको नोटिस सर्व होता है, किसी टैक्स पेयर को नोटिस सर्व होता है, उस नोटिस की सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स जो है ना वो पे कर सकेंगे। तो ये तो था आपके पास टाइम लिमिटेशन फॉर असेसमेंट।
आगे जो सब सेक्शन 3 कहता है कि ये जो सब सेक्शन 2 एंड 4 शेल नॉट अफेक्ट सब सेक्शन 1, यानी कि आपको पता है कि सेक्शन 2 जो है ये आपके पास असेसमेंट के बारे में है, तो ये जो है ना अफेक्ट नहीं करेगा आपके पास सब सेक्शन 1 को। यानी कि आपको पता है, मैं आपको पहले कह चुका कि आपकी रिटर्न ही तब सबमिट होगी जब आप टैक्स पे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ये जो ना 30 डेज़ की टाइम लिमिटेशन नहीं है। टैक्स जो है आपके पास एडमिटेड टैक्स जनरेट होता है ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एक तो बात ये, अब सब सेक्शन 4 जो है ना इसको डिस्कस करते हैं पहले हम, और दूसरा सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 3 में ये दो चीज़ें हैं कि ये दो सेक्शन जो है ना सब सेक्शन 1 को अफेक्ट नहीं कर सकते। सब सेक्शन 4 क्या है, वो कहते हैं कमिश्नर में एक्सटेंड टाइम और अलाउ इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना, ये बात यहाँ पे मैं करूँगा सब सेक्शन 2 की, क्योंकि सब सेक्शन 3 कह रहा है कि सब सेक्शन 4 जो है ना ये सब सेक्शन 1 के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ असेसमेंट की सूरत में है कि आपके अगर कोई असेसमेंट हो गई है किसी पर्सन को जो टैक्स जो है ना उस जनरेट हो गया उसके खिलाफ जो है ना अगेंस्ट, तो फिर क्या कहता है, लॉ कहता है कि कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है, या फिर जो टैक्स जनरेट हुआ उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में उसको कह सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में इतना टैक्स जो है ना वो आप जो है ना जमा करवाएं। तो इसके लिए जो है ना, यानी कि आप ये कमिश्नर के पास दोनों ही पावर्स हैं, वो चाहे तो उसको टाइम आगे दे दे या फिर उस टैक्स को इंस्टॉलमेंट की सूरत में ले जाए। तो आगे हम बात करेंगे सब सेक्शन 5 की। सब सेक्शन 5 कहता है कि इफ़ टैक्स पेयर डिफ़ॉल्ट, यानी कि इंस्टॉलमेंट टैक्स पेयर ने करवा ली हैं और वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो अपना टैक्स जो है ना वो पे ही नहीं करता, 1-2 इंस्टॉलमेंट पे की उसके बाद उसने टैक्स पे नहीं किया, तो कहता है कि उस सूरत में द रिमेनिंग बैलेंस एट वंस बिकम पेएबल, कि बाकी जितना भी बैलेंस होगा वो बैलेंस उसको एट वंस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही, यानी कि जो है ना उसको इकट्ठा ही जमा करवाना पड़ेगा, उसके लिए जो है ना वो इंस्टॉलमेंट फर्दर नहीं दी जाएंगी। अब सब सेक्शन 6 की बात करेंगे, तो वो कहता है कि इंस्टॉलमेंट्स जो है ना शेल नॉट प्रीक्लूड लाइबिलिटी, कि ये लाइबिलिटी को जो है ना, यानी कि लाइबिलिटी के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। मेन ये है कि जो है ना फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है ना वो पेनल्टी भी साथ इम्पोज होगी उसके ऊपर, क्योंकि उसने सर्टन लॉज को जो है ना सर्टन अकॉर्डिंग टू सर्टन लॉज, अगर उसने किसी नोटिस की कह ले कि उसने कोई आगे उसने उसका रिप्लाई नहीं किया, या फिर आगे कुछ और जो है ना कुछ चीज़ें हैं, अगर वो लॉज के अकॉर्डिंग जो है ना रिप्लाई नहीं अपना देता, या फिर जो है ना कोऑपरेट नहीं करता अथॉरिटीज़ के साथ, उसके ऊपर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना उसके ऊपर लॉ के पास इजाज़त है कि वो जो है ना उसको पेनल्टी भी आयद कर सकता है। तो वो कहता है कि जो इंस्टॉलमेंट है ना वो पेनल्टी के ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, पेनल्टी उसको एड वंस ही पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना अपना सेक्शन 138 को जो है ना डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने जो है ना डेट के बारे में पढ़ा था कि ड्यू डेट किस तरह से होगी टैक्स को जो है ना वो पे करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई टैक्स पेयर जो है ना वो टैक्स पे नहीं करता तो फिर रिकवरी प्रोसेस क्या है। ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कंपनीज़ के लिए आगे जो नेक्स्ट जो है ना रूल्स हैं ना वो अलग से रूल्स हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है ना इंडिविजुअल पर्सन अगर वो नहीं अपना पे करता टैक्स, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जो है ना सेक्शन 138 जो है ये रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी और अरेस्ट। वो कहता है कि जो है ना लॉ कहता है कि डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स को रिकवर कर सकता है या तो प्रॉपर्टी के ज़रिए या फिर जो है ना अरेस्ट के ज़रिए उस टैक्स पेयर को अरेस्ट करके। तो चले जो है ना बाकायदा तौर पे जो सब सेक्शन 1 कहता है कि सबसे पहले तो कमिश्नर में सर्व नोटिस फॉर पेमेंट, कहता है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना जब किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई असेसमेंट यानी कि ऑडिट प्रोसीडिंग्स के बाद की असेसमेंट हो जाती है, ऑर्डर हो जाते हैं, और जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो लाजिम है कि टैक्स पेयर जो है ना वो टैक्स को पे करे। तो कहता है कि सबसे पहले तो वही बात जो है सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग जो है ना सबसे पहले नोटिस उसको सर्व किया जाएगा कि आपके ऊपर इतना टैक्स है और आप इसको जो है ना एज़ पर लॉ जो है ना उसको पे करें। अगर तो टैक्स पे नहीं करता तो उसके लिए आगे ये जो है ना रूल्स दिए गए हैं, आगे इसके लिए रेगुलेशंस दी गई हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है।
तो सेक्शन 138 का सब सेक्शन 2 इसके अकॉर्डिंग इफ़ टैक्स नॉट पेड रिकवरी शैल बी मेड, कहता है कि अगर कोई टैक्स नहीं पे करता तो रिकवरी जो है ना वो की जाएगी। ये आगे 3-4 तरीक़ेकार है, इन 4 तरीक़ेकार के ज़रिए से जो है ना आप रिकवरी जो है ना वो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि वो आगे अटैचमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप उसकी जो है ना प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, यानी कि उसको सील कर सकते हैं, बैन सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ये, यानी कि ना उसकी कोई पीस ऑफ लैंड है, कोई प्लाजा है, कोई घर है, या वैसे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ये सारी इमूवेबल है। तो और मूवेबल जो है ना वो आपके पास क्या हो सकता है, आपकी जो है ना आसान एग्जांपल दे दीजिए, आपके जो है ना बैंक अकाउंट्स हैं, आप इनको जो है ना उसको जो है ना अटैच कर सकते हैं और उनके ज़रिए जो है ना आप अपनी जो है ना वो रिकवरी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप घर बेचकर अपनी रिकवरी करेंगे, या ज़मीन बेचकर, या प्लाजा, जो भी व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है उसको आप बेचकर आप अपनी जो है ना वो करने अटैच करके उससे आप जो है ना अपनी रिकवरी कर सकते हैं नीलाम करके। और अगर आप बैंक अटैच करते तो बैंक के अंदर जो है ना उस बैंक अकाउंट के अंदर जितनी अमाउंट पड़ी होगी वो डिपार्टमेंट जो है ना उसको जो है ना डिपार्टमेंट को ये ला इजाज़त देता है कि डिपार्टमेंट उस अमाउंट को जो है निकाल के जो है ना अपनी रिकवरी कर सकता है। सबसे पहले तरीक़ाकार तो ये है। फिर सेकंड वन जो आपके पास है अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर फॉर द पेमेंट ऑफ मूवेबल मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे रिसीवर से मुराद ये है कि आप जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना किसी थर्ड पर्सन को जो है ना वो कैसे कह सकते हैं कि अपॉइंट कर सकती है, जो उसकी जो है ना प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, यानी मैनेज करने से मुराद उनका सुराग लगाएगा, सुराग लगाने के बाद जो है ना डिपार्टमेंट को जो है ना वो पैसे रिकवर करा के देगा। एक तो तरीक़ेकार ये है। फिर थर्ड वन जो आपके पास है जो है ना क्लास सी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट जो है ना कैन अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर 6 मंथ्स, के डिपार्टमेंट उस टैक्स पेयर को अरेस्ट भी कर सकता है और उसको 6 माह तक जो है ना वो डिटेन कर सकता है। इसके लिए भी जो है ना कमिश्नर के पास पावर्स हैं। सिविल कोर्ट के जो है ना कह लें कि सिविल कोर्ट के जो है ना किसी जज के पास जितनी पावर होती है उतनी कमिश्नर के पास भी पावर है कि वो अरेस्टिंग जो है ना वो ऑर्डर दे सकता है किसी टैक्स पेयर के। या फिर फोर्थ वन जो है एज स्पेसिफाइड इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन 48, या फिर जो तरीक़ेकार जो है ना सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया है सेक्शन 48 के अंदर, वो जब हम सेल्स टैक्स का एक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर तफसील से पढ़ेंगे हम। ये जो 4 तरीक़ेकार हैं, आप इन 4 तरीक़ेकार के ज़रिए जो है ना रिकवरी कर सकते हैं। फिर आगे जो है ना बात करेंगे हम थोड़ी सी सेक्शन 138 के सब सेक्शन 3 की। इसके अंदर पावर्स का जिक्र किया गया कि कमिश्नर के पास जो है ना कमिश्नर शैल हैव पावर्स एज सिविल कोर्ट, कि उसके पास इतनी पावर्स है जितनी एक सिविल कोर्ट के एक जज के पास पावर्स होती हैं। तो जो है ना सब सेक्शन 3 जो है ना ये अलाउ करता है। और आगे जो होगा सब सेक्शन 4 ये जनरल जो है ना एक प्रोविजन है कि बोर्ड में स्पेसिफाइड, या फिर बोर्ड जो है ना कोई रूल बना सकता है और चीज़ें बना सकता है कि रिकवरी जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो ये तो 2 सेक्शन आज हमने पढ़े हैं। पहला ड्यू डेट के बारे में पढ़ा है और दूसरा आज हमने पढ़ा है रिकवरी की, टैक्स ऑफ रिकवरी किस तरह से करनी आपने एक इंडिविजुअल से। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में हमारा ये रिकवरी वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेल्स टैक्स एक्ट जो है ना वो बाकायदा तौर पर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इन वीडियोज़ के शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाह।